दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन अगस्त माह में जो पुनर्परीक्षा कराई गई है, उससे संबंधित जो अगली जो प्रक्रिया इसमें होनी है, जैसे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, कब तक आएगा, उसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो अभिलेख परीक्षण होगा, उसके साथ ही आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा कब तक आयोजित होने की संभावना है, इसमें आपको क्या क्या जो आपके अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट है, वो क्या किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कट ऑफ से संबंधित वीडियो बनाया है। ईश्वर करे जो जो हमारा अनुमान है, जो आकलन है, वह आकलन सच हो और आप सभी लोगों के घर में खुशी आए, आपको एक रोज़गार मिले, एक नौकरी मिले जिसके लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ये जो नोटिस है, ये 23 दिसंबर 2023 को आपका विज्ञापन जारी हुआ था। इसके आधार पर आपने जो है आवेदन किया था। इसमें जो पहली परीक्षा वो फरवरी 2024 में हुई, लेकिन वो जो है रद्द कर दी गई। उसके बाद अगस्त 2024 में ये परीक्षा हुई और इसमें आपने अपना जो प्रदर्शन है वो किया। अब जैसा आपने प्रदर्शन किया है उसी के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो वर्गीय के आधार पर जो वैकेंसियाँ जो हैं, जो कितनी सीट किस वर्ग को दी गई, इसमें अनारक्षित यानी यूआर के लिए आपकी 24,102 सीट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 सीट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए इसमें 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 12,650 पद हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 1,204 पद हैं। आइए चर्चा करते हैं कि रिजल्ट और अन्य जो प्रक्रिया इसमें आगे होनी है उससे संबंधित तथ्यों पर विचार करेंगे। सबसे पहले जब अभी जो रिजल्ट की संभावनाएं, अभी 2-4 दिन पहले एक नोटिस भी जारी हुआ है ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तो उम्मीद है कि जल्द ही आपका रिजल्ट, जो डीवीपीएसटी का जो रिजल्ट है वो जल्द ही आए। क्योंकि अभी आपका जो उत्तर कुंजी का प्रकरण है, अब इसमें जो फाइनल उत्तर कुंजी आएगी उसमें कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन भी करेंगे। किसी के जो आंसर सही गलत होगा वो विवाद का विषय होगा, हालांकि वो भी जल्दी संभावना है, जल्दी सोल्व होगा। उसके बाद जो है नवंबर माह में, मिड नवंबर तक मानिए आप कि जो डीवीपीएसटी की जो आपका मेरिट है वो बनकर तैयार हो। और इससे पूर्व 2018 में जब ये भर्ती आई थी उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, और जो 41,520 का जो एग्ज़ाम है वो जून में हुआ था, जून 18 में, और उसका अभिलेख परीक्षण जो है दिसंबर 2018 में हुआ था। वो हमारा जो है जनपद में ही हुआ था। और दुर्भाग्यवश उसमें जो फिजिकल परीक्षण है वो हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब अभिलेख परीक्षण था उससे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका डीवी था उससे अगले ही दिन हमारा जो है पीएसटी के लिए कॉल आ गई थी। तो इसलिए इसमें बहुत सारे लोग, आपने देखा भी होगा, असफल हुए थे। इसके लिए जो उस कट ऑफ था उसे डाउन करके फिर जो है लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब इसमें जो आपका, जब आपका डीवी के लिए जो मेरिट आएगी उसके लिए आपको सबसे पहले अभिलेख परीक्षण के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी में आपने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते समय उसमें फिल किए थे, उसमें ये बताया गया है, ये जो नोटिफिकेशन है बोर्ड का उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा में पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की गई। जो आपका डीवीपीएसटी है ये अभी फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं है, यहाँ आपका डीवी जो आपके डॉक्यूमेंट है उनका परीक्षण होगा। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर व राज्य की जो आरक्षण नीति है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके आधार पर ये मेरिट जो है तैयार की जाएगी। संबंधित इसमें कथन है अभिलेखों की समीक्षा। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो संबंधित अधिकारी हैं, जो गजेटेड जो राजपत्रित अधिकारी होंगे, उनकी उपस्थिति में आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर यदि वो सूची में, जो श्रेष्ठता सूची में आएगा, तो उसे आपको जो है पृथक से सूचना दी जाएगी कि आप जो है इस अभिलेख जो समीक्षा परीक्षा है इसके लिए आप जो है पात्र हैं, और आपको अभिलेख के प्रमाण पत्र के लिए बुलाया जाएगा।
इसके लिए जब आपका जो अभिलेख परीक्षण है डीवी आपका हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद आपको जो है शारीरिक मानक परीक्षण दल के जो है के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको पता ही है कि कितना जो फिजिकल है उसके लिए क्या क्या अहर्ताएँ हैं। अगर आपका डीवी जो है गलत होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं अगर वो कहीं किसी तरह से फर्जी या गलत या छल से प्राप्त किए हैं, तो आपका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध जो विधि के अनुरूप है वो कार्रवाई भी की जाएगी। आगे इसमें दिया शारीरिक मानक परीक्षण, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी जो आपका पीएसटी होगा, जो पीएसटी है आपका, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। इसमें अगर हाइट की बात करें तो जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए इसमें जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। इसके बाद जो अनुसूचित जनजाति या एसटी समुदाय के लिए इसमें जो हाइट है वो 160 मीटर कर दी गई। तो जनरल ओबीसी एससी के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होगा, जबकि एसटी के लिए 160 मीटर। अगर सीना की बात करें तो सामान्य और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या एसटी जो समुदाय है इनके लिए न्यूनतम सीने का जो माप है 79 सेंटीमीटर, ये बिना फुलाने पर। और फुलाने के लिए इसमें जब आप फुला लेंगे तो इसमें आपका 84 सेंटीमीटर का ये होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें मांगा गया, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो बिना फुलाए है आपका ये 77 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद जो है ये कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमने 2 बार किया है, 41,500 में भी ये पीएचडी किया है और जो 49,000 वाली जो भर्ती आई थी 2019 उसमें भी किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश फिजिकल हमसे नहीं हो पाया। तो टिप्पणी दिया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव इसमें अनिवार्य है। आगे देखते हैं, अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इसमें जो पीएचडी के लिए मानक है उसके लिए जो न्यूनतम आयु, इसमें जनरल यानी यूआर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 152 सेंटीमीटर और एसटी जो समुदाय है उसके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट अनिवार्य है। ये इतनी होनी ही चाहिए, नहीं तो आप उसी चरण में जो है फेल कर दिए जाओगे। वजन, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम रखा गया है। अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा। इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए सूचना प्रदर्शित किया जाए। अब अभिलेख में आप क्या क्या लेकर के जाएंगे, आपके पास जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लेकर के जाना है। उसके साथ ही आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, आपकी जो मार्कशीट है वो लेकर के जानी है। इसके साथ आपका जो 12th का सर्टिफिकेट यानी 10th 12th और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर के आपको जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट की इसमें दिया है कब तक, किस तारीख तक का जो वैलिड होगा, आगे इसमें चर्चा करेंगे। अभी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी होगा आपका, इसमें जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो 4.8 किलोमीटर की जो रेस है ये 25 मिनट में होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए ये 2 पॉइंट यानी 2400 मीटर की जो रेस है, 2.4 किलोमीटर की जो रेस है ये 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाए। तो हम इन दोनों ही प्रक्रियाओं में जो है इसी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। इसलिए आप अभी से जिन लोगों को लगता है कि जो उनके द्वारा जो प्रदर्शन एग्ज़ाम में किया गया अगर वो वहाँ फिल कर रहे हैं, वहाँ तक आ रहे हैं, उन्हें उम्मीद है और जो कट ऑफ हमने बनाया है उसके आधार पर अगर उनके क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं तो आप अपना फिजिकल जो है उसकी तैयारी शुरू कर दें, अन्यथा फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो, क्योंकि वहाँ आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं चयन तथा अंतिम जो योग्यता सूची है। तो चयन और अंतिम सूची जो शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी जब आपका पीएचडी हो जाएगा तो पीएचडी में जो सफल अभ्यर्थी हैं उसके बाद बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा, यानी फाइनल जो सूची आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा। उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जल्द ही आए, क्योंकि अभी 2025 में प्रयागराज में कुंभ का भी आयोजन होना है और अभी 2-4 दिन पहले आयोग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया है
जिसमें जो ट्रेनिंग सेंटर है उनका उल्लेख किया गया है। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी जो वेटिंग लिस्ट है इसमें कोई सूची तैयार नहीं होगी। 2 या 2 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं, यदि आप 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं या अधिक अभ्यर्थी जिनके अंक समान हो गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता रखता। अधिमानी अर्हता उसके पास एनसीसी इत्यादि का, एनएसएस इत्यादि का कोई सर्टिफिकेट हो। यदि कोई हो रखते हो तो एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जाएगा। अगला इसमें बताया है कि इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाए। यानी अगर 2 अभ्यर्थी हैं, उनके अंक जो है इक्वल हैं, तो उनके लिए पहले तो अधिमानी अर्हता, अगर उसमें भी उनके बाद जो इक्वल मार्क्स आ रहे हैं तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, आयु ज़्यादा है, तो उसे अधिमान दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, यदि उपयुक्त विचारों के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लेखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाए। यदि डेट ऑफ बर्थ से भी ऐसा नहीं हो रहा है तो हाई स्कूल का जो उनका सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो नाम है उनके अनुसार उनका जो है आरोहण जो है उनका रिजल्ट जारी किया जाए। आरक्षण व आयु सीमा में छूट या आरक्षण सीमा में जो छूट है, इसके लिए तो आप सबको पता ही है, जो आपने भरा है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो 3 वर्ष की छूट थी, SC ST के लिए जो 5 वर्ष की छूट थी। हालांकि इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा और जो है तिथि बढ़ाई गई थी। इसमें दिया भी है कि महिलाओं के लिए इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों को विचार में लिया जाएगा। जो आरक्षण नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसके बाद अगर लंबवत आरक्षण की बात करें, आपने जो सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो सर्टिफिकेट जैसे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र जो प्रमाण पत्र देने वाला सक्षम अधिकारी है, तो जिलाधिकारी महोदय हों या फिर आपके उप जिलाधिकारी जो तहसील स्तर पर बैठते हैं, उसके बाद तहसीलदार, इनके द्वारा जो है आपका जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के लिए जो है जारी होना चाहिए। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो इनका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है और अधिकतम जो आयु सीमा में छूट है ये भी इसमें दिया गया है, 5 वर्ष है। तो इसमें ये भी जो है जिलाधिकारी या फिर उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के द्वारा जो है निर्गत होना चाहिए। ओबीसी के लिए भी आयु सीमा में इसमें जो है 5 वर्ष की छूट है, चूँकि सभी वर्गों को इसमें छूट दी गई थी। तो इसके लिए जो जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है वो जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी या तहसीलदार स्तर से निर्गत होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है यानी EWS के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह है जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी यानी तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर जो जिलाधिकारी DM हैं उनके द्वारा जो है जारी होना आवश्यक है। इसके बाद अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उनके लिए भी जो प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो लोग हैं, आश्रित हैं, उनके जो प्रमाण पत्र है वह जिलाधिकारी यानी DM के द्वारा जारी होना चाहिए। इसमें आगे आपके भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो सेना में जो की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाने पर निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक जो है इनकी आयु नहीं होनी चाहिए। राज्याधीन सेवा में कार्यरत अधिक कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश, ये उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शासन में जो है नौकरी कर रहे हैं। इसमें आगे देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेना से संबंधित तथ्य हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है OBC कैटेगरी के लिए, उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा अधिनियम 1994 की इस अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं। जो क्रीमी लेयर में आएंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती की निर्धारित जो तिथि है, आवेदन करने तिथि, अंतिम तिथि तक निर्धारित होना चाहिए। यानी जब आपने फॉर्म भरा है उसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, उसके बाद का ना हो और 1 अप्रैल 2023 से पहला ना हो। तो 1 अप्रैल 2023 और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इसके बाद जो है महिला अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के दावे हेतु, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी अगर किसी महिला की शादी हो गई तो उन्हें पिता पक्ष का जो जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो पिता पक्ष का ही लगेगा, पति पक्ष का जो है नहीं लगेगा। भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के पत्र पर SC ST व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कट ऑफ से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया उसे आप देख सकते हैं। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब व लाइक करें। और उम्मीद आपके अगर रिजल्ट से संबंधित बात करें तो अभी आपका जो आंसर के है, जो फाइनल आंसर के है, वो अक्टूबर अंत तक जो है आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद आपका मिड नवंबर तक जो कि आपका PST की जो कट ऑफ है, DVPST कट ऑफ है, उसकी संभावना आ जाएगी। और दिसंबर से आपका जो फिजिकल यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST का जो अगला चरण होना है, उसकी संभावना है पूरी शुरू हो जाए। और पूरी उम्मीद करते हैं, चूँकि बोर्ड इस कार्य को तेज़ी से लगा हुआ है और अगली भर्ती की संभावना भी है, तो इसलिए जनवरी अंत तक जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आप सभी लोग इस भर्ती में शामिल होकर के अपने माता पिता के जो सपने हैं उन्हें पूरे करेंगे। धन्यवाद।